बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईस्टर के मौके पर सेक्रेड हार्ट चर्च पे मुलाकात करने के बाद रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और अब सीधे उन बड़ी बैठक में निकल चुके हैं। और ये बड़ी बैठक का एजेंडा क्या है, इस पर भी आपको लगातार अपडेट देंगे कि किस तरीके से ये बैठक बुलाई गई है, बैठक में क्या एजेंडा छाने वाला है। लेकिन अभी की बड़ी खबर, ये लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं। दिल्ली के सेक्रेड हार्ट चर्च से निकल चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। आप तस्वीरों में उनका ये काफिला देख रहे हैं, जहां ईस्टर के मौके पर सेक्रेड हार्ट चर्च पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी। और ये एक बड़ा मौका था ईसाई समुदाय के लिए। आज का दिन बेहद अच्छा दिन होता है, हैप्पी ईस्टर से कहते हैं वो। और ऐसे में आज यहाँ पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी। इससे पहले सेक्रेड हार्ट चर्च की ओर से भी उनके स्वागत करने की बात कही गई थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आप इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप इस समय देख पा रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री का स्वागत किया है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। उन्हें गुलाब का एक फूल भेंट कर उनका स्वागत किया, अभिवादन किया। और अब मुख्यालय के अंदर दाखिल होते हुए प्रधानमंत्री, ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय आप देख रहे हैं दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर से, जहां आपसे थोड़ी ही देर पहले पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधा वो निकले सेक्रेड हार्ट चर्च से और बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां केंद्रीय बीजेपी चुनाव समिति की ये बैठक और इस बैठक में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे हैं। तो कर्नाटक के लिए गेम प्लान क्या रहेगा, उम्मीदवारों के नाम आज सामने आ सकते हैं और 10 मई को चुनाव होना है। तो उससे पहले आज की ये बैठक, जिस पर सभी की निगाहें हैं, वो लोग जो टिकट की भी चाह लगाए हुए हैं और किसको मिलता है किसको नहीं, ये भी देखना होगा। बहुत जल्द तस्वीर पूरे तरीके से साफ हो जाएगी। और इससे पहले ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया था। और अब बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यालय के अंदर दाखिल हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक है बीजेपी की, बेहद महत्वपूर्ण बैठक। कर्नाटक के लिए क्या प्लान रहने वाला है, मिशन साउथ एक बड़ा लक्ष्य बीजेपी के लिए। लगातार एक के बाद एक कई दौरे करते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही बीजेपी के तमाम बड़े नेता। आज सुबह भी प्रधानमंत्री मैसूर में थे और अब ये थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कर्नाटक के लिए कि बीजेपी का प्लान क्या रहेगा, किसके सिर पर होगा यहां पर वो जिम्मेदारियां, तो चुनाव में उतरेंगे और पार्टी के लिए जीत दिलाने का काम करेंगे। ये देखना दिलचस्प रहेगा। तमाम ऐसे लोग जो टिकट की राह देख रहे हैं, किसको टिकट मिलता है ये देखना होगा। नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह सब पहुंच चुके हैं पार्टी के अंदर। और सीईसी की मीटिंग में क्या होने वाला है, इसको लेकर जो भी अपडेट सामने आएंगी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटें और बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की यह महत्वपूर्ण बैठक। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं हमें। रामकृपाल जी, बड़ा सवाल तो यही है कि मिशन साउथ पर शुरुआत से ही नजरें बीजेपी की टिकी हुई थी, लगातार स्ट्रैटेजी पर काम चल रहा था, और अब ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। जी, निश्चित रूप से बीजेपी के लिए कर्नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्यों कहा जाता था एक ज़माने में कि कर्नाटक जो है वो साउथ का गेटवे है, वहाँ से शुरुआत। तो अब इस बार 2024 के पहले पहला चुनाव कर्नाटक में ही होने जा रहा है। और बीजेपी पिछली बार भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी थी। कहा जाता है कि जनादेश पूरी तरह से तो नहीं मिला था, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर सीटें मिली थी बीजेपी को। अब चूँकि बीजेपी की वहाँ सरकार रही है, एक स्वाभाविक रूप से राज्य और केंद्र का जो चुनाव होता है दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। और कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 1985 में जब राजीव गांधी 400 सीट लेकर के आए थे, कर्नाटक की जनता ने थंपिंग मेजॉरिटी से राजीव गांधी को पार्लियामेंट की सीटें दी थी। उनको लगा कि कर्नाटक में तो कांग्रेस है, तो यहाँ उन्होंने वो सरकार भंग कर दी रामकृष्ण हेगड़े की। 100 दिन के अंदर चुनाव हुआ, लेकिन कर्नाटक की जनता ने, जिसने राजीव गांधी को चुना था केंद्र के लिए, उस जनता ने जनता पार्टी के रामकृष्ण हेगड़े को अपने लिए चुना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आजकल तो वो ट्रेंड कॉमन हो गया है, दिल्ली की 7 सीटें जो हैं वो मोदी को दी जाती हैं, बाकी केजरीवाल जी हैं। बिहार में भी ऐसे ही हुआ था, बहुत जगह होता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि
1985 में भी कर्नाटक का वोटर इतना जागरूक था, तो वो विधानसभा और लोकसभा में फ़र्क करके चलता है। अब क्या रहा है, बीजेपी ने किस हद तक किया है वहाँ पे काम, क्योंकि अगर बीजेपी कहीं स्पष्ट बहुमत नहीं ले आती है तो पूरा अपोजिशन को एक मौका मिल जाएगा कि शुरुआत जो है वो बीजेपी को बहुमत न मिलने से हुई तो है। 24 से पहले का सेमीफाइनल है, तो नजरें विपक्ष की भी इस पर टिकी हुई है और आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी समझ चुकी है कि उस वक्त जो वोटर जागरूक था तो आज किस कदर जागरूक रहा होगा, इसलिए इतनी मेहनत भी की जा रही है। तमाम जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनका तारुफ करवा देते हैं। शाजिया इल्मी जी हैं हमारे साथ, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं। ईसाई धर्मगुरु हैं फादर दिनेश दास जी, वो भी जुड़े हुए हैं। रामकृपाल सिंह से हम चर्चा को शुरुआत कर ही चुके हैं। और साथ ही समीर चौगावकर जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ ही मुस्लिम स्कॉलर हैं हाफिज गुलाम सरवर साहब, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बीजेपी की बैठक शुरू हो चुकी है उस पर अपडेट के साथ। जी प्रशांत, बताएं क्या जानकारी है अब तक? जी देखिए, अब से कुछ देर पहले ये बैठक शुरू हुई है और प्रधानमंत्री कुछ देर में यहाँ पहुँचेंगे। जितने भी नेता पहुँचे हैं, कर्नाटक को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और वहाँ पर जो टिकटें तय होनी, अब तक बीजेपी की तरफ से एक भी सीट का अनाउंसमेंट नहीं किया गया, जबकि कांग्रेस की तरफ से 2 लिस्ट जारी किए जा चुके हैं। लिहाजा आज की बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी को कई अहम फैसले करने हैं कि बीएस येदियुरप्पा के जो बेटे हैं वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा तमाम जो सोशल इक्वेशन है, चाहे वो लिंगायत का मामला हो या बाकी जो समाज के अलग अलग वर्ग हैं, उनको कितना प्रतिनिधित्व देना है। इसके अलावा चर्चा ये है कि बीजेपी कम से कम 30% नए लोगों को टिकट देगी, मतलब 30% जो अभी एमएलएज हैं उनका टिकट काटा जाएगा, ऐसी भी अटकलें हैं। तो कुल मिलाकर ये बैठक बेहद अहम है और ये बैठक शुरू हो रही है और उम्मीद है कि इस बैठक के बाद बीजेपी ज़्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का फैसला कर लेगी और उसके बाद उसका जो ऐलान है वो कर दिया जाएगा। तो प्रशांत, आप ये कह रहे हैं कि संभव है कि टुकड़ों में लिस्ट सामने आए? नहीं, देखिए मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक जो प्रिलिमिनरी तैयारी है वो पूरी की जा चुकी है। लिहाजा आज की बैठक में उम्मीद ये है कि फैसला तकरीबन ज़्यादातर सीटों पर हो जाएगा। अब उसको अनाउंसमेंट भले धीरे धीरे किया जाए, लेकिन उम्मीद ये है कि शायद वन गो में एक साथ बीजेपी सभी उम्मीदवारों का ऐलान करे। मुझे लगता है, आज मैं कांग्रेस के एक बड़े नेता से बात कर रहा था, उनका ये कहना है कि 58 सीटों पर कांग्रेस ने अभी अपने उम्मीदवार तय नहीं किए हैं और उनको भी इस बात का इंतजार है कि बीजेपी अपने उन सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान करे, ताकि तब सभी पार्टियां देख पाएं कि आखिर किस तरह के सोशल इक्वेशंस उनको बनाने हैं, वहां पर किस वर्ग से उम्मीदवार को टिकट देना है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी कमोबेश आज सभी सीटों के उम्मीदवार तय जरूर कर लेगी और उसको उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी आज या कल कर दिया जाएगा। तो 30% टिकट कट सकते हैं, वहां पर नए चेहरों को उतारा जा सकता है, लेकिन 30% प्रशांत एक बड़ा नंबर है। ऐसे में जो जिनके टिकट कटेंगे, जाहिर तौर पर नाराजगी भी खुलकर सामने आएगी। नहीं, देखिए अगर आप बीजेपी के इतिहास को देखें एक तरीके से, और ख़ासकर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जब से इन दोनों ने बीजेपी की बागडोर संभाली है एक तरीके से, तब से आप देखेंगे कि कोई भी चुनाव हो, बीजेपी कई राज्यों में इस तरह का कदम उठा चुकी है और इनकम्बेंट एमएलए जो हैं, जो वर्तमान एमएलए हैं, विधायक हैं, जिनका फीडबैक उनको ठीक नहीं मिलता है और उन्हें लगता है कि वो अपनी सीट हार सकते हैं, वहां पर नए उम्मीदवारों को उतारती है बीजेपी। यानी कि जो काम करने का तरीका है अब ये नई बीजेपी का, वो ऐसा है कि जिनके टिकट कटेंगे भी वो नाराज नहीं होंगे, उन्हें मैनेज किया जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर यहां दर्शकों को बता रहे हैं, कर्नाटक से, ये बीजेपी की बैठक से बड़ी खबर कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई कि आज कर्नाटक के लिए 200 नाम तय हो जाएंगे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कर्नाटक के लिए 200 नाम आज तय हो जाएंगे। 200 सीटों पर उम्मीदवार कौन होंगे, उनके नाम जो सामने आए हैं, जो दौड़ में हैं, उन पर एक नाम पर सहमति बना ली जाएगी, यानी कि उसे हरी झंडी दिखा दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रशांत, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले शाजिया इल्मी जो बीजेपी की प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शाजिया, क्या सही है जानकारी जो सोर्सेज के हवाले से आ रही है? जी, मुझे लगता है बहुत जल्दी ही इसको आपको सब जानकारी मिल जाएगी।
और मुझे लगता नहीं है कि इस पर कुछ अटकलें लगानी चाहिए। सारी की सारी भाजपा जो है सोच समझकर सारी की सारी सीटों पर या तो एक साथ या उस हिसाब से अपने हिसाब से शादी लौटूंगी आपके पास, लेकिन ये तस्वीरें, महत्वपूर्ण तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर उस समय की देख रहे हैं जब सेक्रेड हार्ट चर्च पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उस समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब धर्म गुरुओं से यहां उन्होंने मुलाकात की थी। बच्चों ने यहां जब प्रेयर करी तो उस समय भी चर्च के अंदर बैठे हुए थे प्रधानमंत्री मोदी। और ये उस समय की तस्वीरें जब ईस्टर के मौके पर आज अब से थोड़ी ही देर पहले दिल्ली के सेक्रेड हार्ट चर्च पर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस समय की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से वहां धर्मगुरुओं के साथ उनकी बातचीत हुई, वहां मौजूद बच्चों से मिले, तमाम जो लोग थे उनसे भी मिले थे। और ये तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहा है आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज। दिल्ली के सेक्रेड हार्ट की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय आप देख पा रहे हैं। और आज ये मौका, ये दौरा जो था प्रधानमंत्री का बेहद खास थी आज की मुलाकात, क्योंकि आज ईस्टर का दिन है। ईस्टर का ये मौका, ये पर्व ईसाई समुदाय के लिए बेहद खास होता है जब गुड फ्राइडे के मौके पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद ईस्टर के दिन उनका पुनर्जीवन हुआ था। ये मौका होता है ईसाई समुदाय के लिए बेहद खुशी भरा पल। और उसके बाद सेक्रेड हार्ट चर्च से निकलने के बाद बीजेपी के हेडक्वार्टर पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी, जब उनका वहां अभिवादन किया था बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। और ये तस्वीरें उस समय की जब दिल्ली के सेक्रेड हार्ट चर्च पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बेहद खास ये तस्वीरें जहां सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से यही बात कही गई थी। प्रशांत कुमार हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत, तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और साथ ही प्रशांत से बात भी करने की कोशिश करेंगे। कितनी देर वहां ठहरे थे, क्या कुछ इस दौरान बातचीत हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो तमाम जानकारियां, जो बारीक जानकारियां हैं वो आपको देंगे। हमारे सहयोगी प्रशांत इस दौरान वहीं पर मौजूद थे। और लेकिन इस समय फिलहाल वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े करता रहा है विपक्ष, लेकिन प्रधानमंत्री इस बात को दोहराते रहे हैं कि केंद्र की बीजेपी सरकार विश्वास करती रही है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास में। प्रशांत जुड़ चुके हैं। प्रशांत, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं सेक्रेड हार्ट चर्च की जब पीएम पहुंचे थे और वहां धर्म गुरुओं से, वहां मौजूद बच्चों से मुलाकातें की थी। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको सिलसिलेवार अगर बताऊं तो प्रधानमंत्री इसी दरवाजे से, मेरे बगल में जो दरवाज़ा है सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल का, इसी से वो अंदर गए। और अंदर जाकर मैं आपको एक सिलसिलेवार तरीके से बताऊं कि प्रधानमंत्री पहले सीधे चर्च में गए, वहाँ पर उन्हें 3 हिम्स, उनको जो प्रार्थना होती है पादरियों की तरफ से, जो चर्चेज में प्रार्थना होती है, उसके 3 हिम सुनाए गए। प्रधानमंत्री ने को उसके बाद एक मोमेंटो भेंट किया गया। हमें ये जानकारी दी है यहाँ के लोगों ने, उन्हें एक मोमेंटो भी भेंट किया गया। और उसके अलावा जब प्रधानमंत्री बाहर निकले तो उन्होंने एक पौधा, छोटा सा पौधा जो आप संभवतः देख पा रही हो, मैं बिल्कुल मुख्य द्वार पर हूँ, यहाँ पर जो सामने एक गार्डन बना हुआ है उसमें एक छोटा सा पौधा प्रधानमंत्री ने लगाया। और उसके बाद वो छोटी सी बातचीत करके जो यहाँ पर पादरी थे, यहाँ पर जो प्रीस्ट थे, उनसे छोटी सी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से निकल गए। तकरीबन 20 मिनट प्रधानमंत्री यहाँ पर रुके थे। और मैं आपको बता दूं कि वेटिकन में जब प्रधानमंत्री गए थे और उनकी मुलाकात हुई थी पॉप, जो पॉप हैं उनसे मुलाकात हुई थी और उनको भारत आने का न्योता दिया था। उसके संदर्भ में भी ये मुलाकात महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 2 दिन पहले ही जब संसद का सत्र चल रहा था, उस दौरान जो केरल के ऑर्थोडॉक्स चर्च के मुखिया हैं उन्होंने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। तो करीब 20 से 25 मिनट प्रधानमंत्री 25 मिनट तक यहाँ रुके। वो सीधा अंदर गए चर्च के अंदर, उन्हें 3 हिम सुनाई गई। उसके बाद उन्हें एक मेमेंटो भेंट किया गया और उसके बाद बातचीत करने के बाद, एक पौधा लगाने के बाद यहाँ से प्रधानमंत्री रवाना हो गए। तो बड़ा संदेश देने की कोशिश की है प्रधानमंत्री ने। जैसा हम पहले भी कह रहे थे कि बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी इस साल जनवरी में, उसमें प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि जितने भी चर्चेज हैं, प्रशांत लौटूंगी आपके पास। इन तस्वीरों पर ही आपसे लगातार बात आगे भी करते रहेंगे। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इस समय
जब सेक्रेड हार्ट चर्च पहुंचे थे प्रधानमंत्री, और जिस तरह प्रशांत बता रहे हैं करीब 20 मिनट यहां पर रुके। और एक तस्वीर अभी की आ रही है बीजेपी की बैठक से, जहां प्रधानमंत्री बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। पहले सेक्रेड हार्ट चर्च गए, वहां पर जो वहां पादरी थे उनसे मिले, वहां तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और एक और तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो अभी इस समय जो केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी की बैठक जारी है, उस बैठक में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं हिस्सा लेने के लिए। सेक्रेड हार्ट चर्च से निकलकर सीधा इस बीजेपी की बैठक में पहुंचे हैं। तो सेक्रेड हार्ट चर्च की तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यहां पर मौजूद लोगों में खासा उत्साह भी था, और जिस समय प्रधानमंत्री इस चर्च में पहुंचे थे उस समय वहां जो तमाम और दूसरे लोग थे उनका क्या रिएक्शन था वो आपको सुनवाते हैं हमारे सहयोगी मदीहा की रिपोर्ट देखिए। कैथेड्रल चर्च में पहुंचे, जहां पर कुछ लोग अंदर मौजूद थे, उनको भी बधाई दी। और क्या कुछ अंदर हुआ, क्या पीएम ने कुछ बातचीत की लोगों से, वो यहाँ उन लोगों से ही पूछते हैं जो अंदर मौजूद थे। क्या नाम है, आप अंदर थी उस वक्त जब पीएम यहाँ पहुंचे? मेरा नाम बेबी कुमारी है, और सबको मैं कैमरा के द्वारा मैं बोलना चाहूँगी हैप्पी ईस्टर। और मोदी जी आए, बहुत अच्छा लगा, हम सबसे बातचीत हुई, थोड़ी सी हुई बट मुलाकात हुई, अच्छे से देखे, प्रे किए, गाना 3 सॉन्ग हुआ, 3 सॉन्ग में अच्छे से गाना भी गाए। और हमारे यहाँ बुगान में जो होते हैं पेड़ भी लगा के गए। लेकिन मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जैसे जैसे पौधे बढ़े वैसे वैसे उनके हर विचार बढ़े, ताकि अच्छे रास्ते पे चले। और क्या, मुझे ये बताइए कि कुछ बातचीत की उन्होंने वहाँ अंदर जो लोग मौजूद थे? नहीं, मतलब हम लोग से बातचीत नहीं हुई है। फादर है थे ना, फादर लोग से बात तो हुआ है, हम उन लोग से बात हुई थी। वो लोग आगे बैठे थे, हम लोग पीछे बैठे थे, बट हमारी प्रेयर चल रही थी तो वो थोड़ा देर हम लोग साथ मौन में थे और प्रार्थना भी की हमारे साथ में। मैं बहुत खुश हूँ आज उनसे मिलके, अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। यहाँ पर थे वो पीएम से मिलके बहुत ज्यादा खुश हुए, बहुत ज्यादा उत्साहित यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर पहुंचे। चर्च के अंदर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने जो लोग यहाँ पर थे उनको ईस्टर की बधाई दी, तो लोगों के बीच उत्साह एक अलग ही नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ मदीहा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो मदीहा की रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन जहां जिस चर्च में पहुंचे थे पीएम मोदी, सेक्रेड हार्ट चर्च, वहीं से हमारे सहयोगी दिव्यांकर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और दिव्यांकर का रुख करेंगे जानने के लिए कि किस तरह से वहां पर जो लोग हैं, जो उन्होंने देखा जब पीएम वहां पर आए थे, क्या रिएक्शन। दिव्यांकर, आपके साथ में कुछ बच्चे भी देख पा रही हूँ। जी अपर्णा, बिल्कुल। देखिए, पीएम मोदी का इस चर्च में आना और ईस्टर के दिन आना तो इन लोगों के लिए तो एक तरह से कहा जाए तो दोहरी खुशी इन लोगों के साथ आज, मतलब बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। पीएम मोदी इन सबके साथ 15 से 20 मिनट तक रहते हैं और इसके बाद वो पौधारोपण भी करते हैं। लेकिन 15 से 20 मिनट के दौरान कई सारे बच्चे थे जिन्होंने आज के दिन यहाँ पर गाना भी गाया पीएम मोदी के सामने और इम्प्रेस करने की भी कोशिश की। हम उन्हीं बच्चों से ही बात करेंगे और क्या कुछ गाया वो भी उनसे सुनेंगे। जी, आपका नाम क्या है? अनीशा। क्या कुछ आपने पीएम मोदी के जब सामने थे, कैसा गाना गाया, क्या कुछ हुआ उस दौरान, बताइए। मतलब आपने कौन सा गाना गाया? 3 गाने गाए थे हमने, एक पावर ऑफ लव, न्यू लाइफ और जीत गया। आप कुछ सुनाना चाहेंगी? जी, एक साथ, सभी एक साथ सुनाएं। जीत गया एक चतुर चितेरा, जीत गया, मौत गई अब हार, मौत गई अब हार। गूंज उठा एक विजय का नारा, गूंज उठा, धन तू तारनहार, धन तू तारनहार। इसका मतलब क्या होता है? कुछ अगर बताना चाहे, मतलब अगर थोड़ी 1-2 लाइनें। बच्चे थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, दिव्यांकर शर्मा भी रहे हैं। हालांकि जिस समय चर्च के अंदर वो गा रहे थे तो उस समय उनका आत्मविश्वास देखते ही बनता था, और इस वक्त उन्होंने सुनाया भी वो गीत जो उन्होंने अंदर चर्च के अंदर गाया था। बहुत शुक्रिया दिव्यांकर आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो कर्नाटक चुनाव को लेकर गहमा गहमी, और उससे पहले दिल्ली के सेक्रेड हार्ट चर्च पीएम मोदी का जाना, वो तस्वीरें क्या संदेश देती है, इस पर बातचीत करने के साथ तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। फादर दिनेश दास जी, सवाल मेरा आपसे ही है कि चुनाव से पहले की ये तस्वीरें क्या संदेश दे रही हैं? क्या 24 से पहले ये भरोसा कायम करने की कोशिश कारगर हो पाएगी?
हाँ, एक बार फिर से मैं सभी दर्शकों के लिए उनके प्यार के लिए धन्यवादी हूँ और धन्यवादी प्रधानमंत्री जी का भी कि उन्होंने वो एक कहावत है, देर आयत दुरुस्त आयत, देर आयत दुरुस्त आयत, देर से आई मगर याद आई। अच्छी बात है कि वो आए और हमारे मत जी। तो फादर दिनेश दास लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, और जो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बारी है स्पेशल रिपोर्ट की। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। मुकद्दर उन्हीं के बदलते हैं जिनका विजन क्लियर होता है, लेकिन एक मुल्क ऐसा है जिसके विजन पर 75 साल से मुफलिसी और नालायकी की मिट्टी पड़ी है। ये मुल्क कोई और नहीं, हिंदुस्तान का हमसाया मुल्क पाकिस्तान है। 11 महीनों से मियां शहबाज ने पाकिस्तान का मुकद्दर बदलने के लिए क्या कुछ नहीं किया, किस किस के आगे एड़ियां नहीं रगड़ी, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते चले गए। जिस वक्त पाकिस्तान की बर्बादी टॉप गियर में है, ठीक उसी समय पाकिस्तान के होश उड़ा देने वाली ये रिपोर्ट अमेरिका से रिलीज हो चुकी है। रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बस नाकामी का एक और धक्का और पाकिस्तान सीधे बर्बादी के रसातल में दफन हो जाएगा। मियां शरीफ अब एक भी गलती करेंगे तो पाकिस्तान के डिफॉल्ट वाले ताबूत में आखिरी कील फाइनली गड़ जाएगी। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को दिवालिया होने से नहीं बचा पाएगी। पाकिस्तान के दिवालिया होने की रिपोर्ट में क्या कुछ है ये बताएंगे। इससे पहले ये जानिए कि पाकिस्तानी आवाम तक क्यों मान चुकी है कि मुल्क का बंटाधार मियां शरीफ कर चुके हैं। एटमी पावर बनकर हम बम बनाकर भी हम किधर खड़े, उसकी वजह क्या है? डिफॉल्ट के करीब, डिफॉल्ट के, बल्कि हकीकत ये है कि मैं आपको न्यूट्रली बताऊं कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। मतलब अनाउंस सिर्फ नहीं हो रहा, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो रहा। अब देखें ये क्या करेंगे, इनकी प्रायोरिटीज क्या हैं। अब $1 बिलियन के लिए हमें कितने धक्के खाने पड़ रहे हैं IMF से, ठीक है। वो एक भी ग्रंटर मांग रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जी कभी चाइना को लेकर आओ, कभी वो कहते हैं इमरान खान साहब को बीच में बिठाओ, कभी वो कुछ डिफरेंट जी। उन्हें पता ना कि नेक्स्ट पता नहीं किसकी क्या। ये देखिए सबसे बड़ा जो हमारा फॉल्ट है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। ये एक पहलू है। पाकिस्तान के दिवालिया होने का दूसरा पहलू उसे रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है जो अमेरिका के बड़े थिंक टैंक यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस ने रिलीज किया है। रिपोर्ट रिलीज होने के बाद इस्लामाबाद के होश उड़ गए हैं और रिपोर्ट में पाकिस्तान की तबाही का कैसा सबूत है ये भी जानिए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पाकिस्तान को $77.5 अरब का कर्ज चुकाना है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जो कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान को इतने डॉलर दे। ऐसे में पाकिस्तानी आवाम मान चुकी है कि मियां शरीफ की नालायकी से पाकिस्तान का गुलाम होना तय है। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। हम लोगों ने ईमान छोड़ दिया है। अगर हमने ईमान छोड़ा है तो समझे कि हम मुसलमान नहीं है। अगर हम मुसलमान नहीं है तो इस तरह की हरकतें करते रहेंगे। ठीक है जी, अगर इन्होंने हुक्मरानों ने किया है तो ये खुद ही भुगतेंगे। अभी फिलहाल जो है ना हम लोग अपनी रोटी की पड़ी, अपनी रोटी की पड़ी है। पाकिस्तान एक तरफ तो आर्थिक संकट के गिरफ्त में है, लेकिन दूसरी तरफ इस मुल्क की ऐसी सियासत है जो अपनी ही आवाम के जले पर नमक छिड़क रही है, जिससे आवाम का खून और खौल रहा है। ऐसी कंडीशन कैसे बन गई, क्या वजह? ये हमारी हुकूमत के लिए डूब मरने का मुकाम है। हमारे PDM की हुकूमत जो हमारे पर मुसल्लत है, 11 माह के अंदर इन्होंने कौम को क्या दिया है सिवाय रसवाई के सिवा। ऐसे ही है, पब्लिक का इसके अंदर कोई कसूर नहीं है। अवाम का क्या कसूर है? अवाम हर दौर में पिसती आई है और पिसती और पिसती रहेगी। आपको क्या लगता है दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं, दूसरे कंट्रीज हैं, क्या वहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन होगी? नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है, सिर्फ पाकिस्तान। बांग्लादेश की बात कर लें, इवन इंडिया की अगर बात, हिंदुस्तान हमारे से करोड़ दर्जे आगे है, बांग्लादेश हमारे से करोड़ दर्जे आगे। चुनाव को लेकर अदालतें और हुकूमत में ठन चुकी है। जाहिर है ऐसी सियासत जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बख्शती हो, उसे देखकर आवाम के दिलो दिमाग पर मुस्तकबिल की बर्बादी का खौफ छाना लाजमी है। तो वैसे पाकिस्तान का मुस्तकबिल पहले से ही अंधेरे में है, उस पर रही सही कसर मियां शरीफ पूरी करने में लगे हैं, जो रोजाना तबाही की नई बूस्टर डोज पाकिस्तान को दे रहे हैं। महंगाई का आलम यह है कि अब रोटी तक आवाम को डराने लगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि रमजान पर एक और महंगा गिफ्ट शरीफ साहब ने आवाम को दे दिया है, जिसे बर्दाश्त करने की हिम्मत आवाम में कतई नहीं बची। मरना ही मुकद्दर है अब पाकिस्तान का। ऐसा इसलिए क्योंकि माजी में भी कर्जा और मुस्तकबिल में भी बस कर्जा ही कर्जा। उस पर मियां शरीफ हैं कि मानते ही नहीं है। मुल्क की धज्जियां उड़ चुकी हैं, जिसके मुनादी गैलप सर्वे की लेटेस्ट रिपोर्ट कर चुकी है।
गैलप सर्वे ने मुल्क की बदतरीन मुआशी सूरत हाल की तस्वीर दिखा दी। कहा तारीखी महंगाई ने सार्फिन की कुव्वत खरीद को कम कर दिया। 66% कारोबारी इदारों ने बदतर हालात की तस्दीक कर दी। 66% इदारे मुआशी मुस्तकबिल से मायूस हैं। 90% इदारों ने मुल्क की मुआशी समत गलत करार दे दी। बर्बादी का बसेरा नहीं है पाकिस्तान में तो और क्या है। 90% कारोबारी मियां शरीफ से तौबा कर चुके हैं। उस पर रमजान में महंगाई का एक और बम निकम्मे हुकूमत ने भूखों मरती आवाम की पीठ पर फोड़ दिया है। महंगाई का ग्राफ देख पूरे पाकिस्तान के होश फाख्ता हैं। आवाम को महंगाई से छुटकारा न मिल सका। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.92% इजाफा। हफ्तावार बुनियाद पर महंगाई की मजमूई शरह 44.49% रिकॉर्ड। रमा हफ्ते 27 अशिया की कीमतें बढ़ी। पाकिस्तान 90% चीजों का आयात करता है। महंगाई की मार आटे दाल की कीमतों पर ही नहीं पड़ी है। 1.5 लाख में बिकने वाली मोटरसाइकिल पाकिस्तान में 3.5 लाख में बिक रही है। उधर जिस IMF से खैरात मिलने की उम्मीद थी उसने भी पाकिस्तान के लिए खैरात काउंटर का शटर डाउन कर दिया है। तमाम जतन बेकार हुए। जी हुजूरी बेसूद रही। IMF ने मानना था, ना ही माना। इसाकदार ने भी हार मान ली। टॉप लेवल मुआहदे की गर्ज से अमेरिका रवानगी मुलतवी कर दी। दौरे से फरार के लिए सियासी हालात को ढाल बना लिया गया। फजीहत हुई तो इशहाक डार ने अमेरिका जाने से तौबा कर लिया। जिम्मेदार सियासी मौजू को ठहराया गया। लेकिन आवाम की नजरों में कसूरवार कौन है, किसने मुल्क को तबाह किया, इसकी भी रिपोर्ट सरहद पार से रिलीज हो गई। पिछड़े ना अमीर पिछड़ी है गरीब आवाम। और ये आपका सवाल करना बनता है गरीब आवाम से कि भाई गरीब आवाम क्या करे। गरीब आवाम के लिए तो 2 पल की रोटी खाने के लिए मुश्किल हुई पड़ी है। अब मुझे बताएं गरीब आवाम भीख ना मांगे तो क्या करे। हम लोग कहते हैं कि ना करे, डकैती ना करे तो क्या करे। चुनाव को लेकर सियासतदान सुप्रीम कोर्ट तक के बैरी बन चुके हैं। आर्थिक हालात बिगड़े तो खुद मियां शरीफ के सिपहसालारों ने सरेंडर कर दिया। अब मुल्क में छिड़ी सियासी लड़ाई से आवाम और बेचैन है। आपस में ना लड़ो, जहन्नम में जाओगे, जन्नत में नहीं जाओगे। खुदाया अल्लाह का वास्ता है शहबाज शरीफ साहब, आप ये सस्ता करें, मेहरबानी आपकी है। ये मैं टनी बेच रहा हूँ, ये 1400 का डब्बा हो गया है। अब गरीब बंदा मैं कहाँ से जाऊँ। अल्लाह करे खाना खराब हो जाए ये शहबाज शरीफ का। आवाम नालायक और नाअहल हुक्मरानों का मरसिया ना पढ़े तो और क्या करे। हुक्मरान ही तो हैं जिनकी खोखली नीतियों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। महंगाई का जिम्मेदार किसको ठहरा? हम तो कहेंगे जो मौजूदा हुकूमत है इस टाइम जो चला रहे हैं, निगरान वज़ीर आला बैठा हुआ है, वज़ीर आज़म बैठा हुआ है, ठीक है ना, उनको ठहराएंगे। ऑब्वियसली पूरी कौम उनके मुंतज़िर है। वो कह रहा था मैं तो कपड़े बेच के मैं तो आटा भी सस्ता कर दूंगा, तो आटा तो बड़ी दूर की बात है, वो तो खुद इस टाइम गायब हुआ है। पाकिस्तान को बर्बादी का टॉप गियर लग चुका है। महंगाई 45% के करीब पहुंच गई है। अब कुछ बचा है तो पाकिस्तान के डेथ वारंट पर फाइनल मुहर लगना। तो बर्बादी के बवंडर ने पाकिस्तान का डेथ वारंट रेडी किया तो गुमान चूर होते देर नहीं लगी। जिन आतंकियों की परवरिश पाकिस्तान 7 दशकों से करता आया, अब उन्हीं दहशतगर्दों के खिलाफ मियां शरीफ ने बारूदी ऑपरेशन एक्टिव किया है। लेकिन ये सब शरीफ साहब कर क्यों रहे हैं? क्या फितरत से मजबूर पाकिस्तान दुनिया को एक बार फिर गुमराह करने निकला है? इस छल की इनसाइड स्टोरी जब इस्लामाबाद से रिलीज हुई तो पाकिस्तान में नया बखेड़ा खड़ा हो गया। कैसे, ये भी आपको जानना चाहिए। भूखों मरती आवाम, बदहाली, बर्बादी और मौत का गुबार, ये सब काफी है पाकिस्तान के होश उड़ाने के लिए। होश उड़े तो पाकिस्तानी निजामत गुमान के घोड़े से नीचे उतरी, भूख की भट्टी और धधकी तो पाकिस्तान आतंकवाद से तौबा तौबा करने लगा। लेकिन आवाम सच जानती है जो हुक्मरानों को दिल खोल कर धिक्कार रही है। देखें हमें इस वक्त इंडिया की जरूरत है। हम डूब रहे हैं कि वो हमारे भाई हैं चौधरी साहब। एक जर्नलिस्ट की आंख से देखें तो आप यकीन जाने इनको आवाम को इन्होंने जहन्नुम से 2-4 कर दिया। और आज पूरी दुनिया में आपसे कोई हमदर्दी नहीं रखता, सिर्फ इंडिया रखता है। पूछे क्यों? हाँ बताएं। यहाँ पे हमें तो बताया जाता है। मैं अभी ये जो लोग खड़े इनसे कहूँगा कि भाई इंडिया हमदर्दी रखता है, वो कहेगा वो पागल हो, इंडिया तो नफरत करता है। कहते हैं खून को खून से रोकती है। यही ब्लड उनकी रगों में दौड़ रहा है, यही ब्लड इनकी रगों में दौड़ रहा है। तो सर ये नेचुरल है कि खून अपने खून को पिटते मरते नहीं देख सकता। ठीक है, धर्म अलग, मजहब अलग, वो भगवान कहते हैं या अल्लाह कहते हैं, वो बेटे का नाम शंकर रखेंगे या अब्दुल्ला रखेंगे, लेकिन जब खून पे बात आती है ना तो ये भी इकट्ठे हो जाते हैं। भूख लगी है,
भूख ने हेकड़ी के बल निकाले तो शरीफ साहब ने आतंकवाद के खिलाफ नई स्ट्रेटजी का रोड मैप रेडी किया। इस्लामाबाद में पीएम हाउस में मंथन हुआ। 2 घंटे तक एनएससी के साथ शहबाज शरीफ ने मीटिंग की। फैसला ये हुआ कि टीटीपी जैसे खूंखार टेरर ग्रुप से निपटने के लिए पाकिस्तान स्पेशल ऑपरेशन चलाएगा। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के अज़म का इरादा किया गया कि किसी सूरत में किसी दहशतगर्द ग्रुप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम देख रहे हैं कि जो पीडीएम की हुकूमत है, राना सनाउल्लाह वगैरह, ये एमरजेंसी की भी धमकियां दे रहे हैं। मतलब कुछ लोगों का ख्याल था कि एमरजेंसी का ऑप्शन भी सामने आ सकता है इस नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग के बाद कि जी ये सारे कहें कि अब तो हालात ही इतने बुरे हैं, इनको मअतल कर दो, एमरजेंसी लगा दो, बहुत बुरे हालात हैं और ये भी एक इलेक्शन से बचाव का तरीका हो सकता है। पाकिस्तान ने जो बोया आज पाकिस्तान वही काट रहा है। आतंक के जिस खेती की खाद पानी आज तक पाकिस्तान करता आया, उन्हीं जहरीले सपोलों ने पाकिस्तान को वक्त वक्त पर डसा। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट बताती है कि 2023 जनवरी से मार्च तक खैबर पख्तूनख्वा में हुए अलग अलग हमलों में 127 पुलिस अधिकारियों की मौत हुई। इससे पहले 2017 में 36, 2018 में 30, 2019 में 38, 20 में 28 और 2021 में 59 पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया। लेकिन 2023 में ये संख्या तेजी से बढ़ी है। अब लोग समझ चुके हैं, पहले नहीं समझे थे, अब समझ चुके हैं। ये पाकिस्तान के हालात उससे ज्यादा बिगड़े जा रहे हैं। ये तो श्रीलंका से बदतर हाल ना हो जाए। ये जो हालात बने हुए हैं ना मुल्क के, ये श्रीलंका से बदतर हालात हो जाएंगे हमारे, बांग्लादेश से भी। वैसे आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन ढकोसला भर है। असल वजह कुछ और है। दुनिया से पाकिस्तान को फूटी कौड़ी नहीं मिल रही। चीन तक ने लोन के किश्त लटका रखी है। वजह यह भी है कि चीन को भी पाकिस्तान के आतंकी सपोलों से डर लगता है। ऐसे में क्या शरीफ साहब चीन का भरोसा जीत पाएंगे? पाकिस्तान इसलिए बना था कि ये इनके हाथ में आना था, गंजों के हाथ में आना, जिसके भी हाथ में आना तो उसने तबाह करना था, इसलिए बना था। पाकिस्तान बनने का मतलब कुछ और था, लेकिन ना ये बगैरती की है इन्होंने बगैरती करके उसे तबाह कर दिया है। हर बंदा जो है ना इस वक्त भूख से मर रहा है। ये सब ना अपना अपना पेट भर रहे हैं, सब जिसको देख लो, जो भी हुकूमत पे आ रहा है, समझ आई ना, सब कुछ समेट लिया, अपना कर लिया, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, ठीक है ना। और अवाम जो है वो रुलती है, अवाम को सारे सियासतदानों ने जितने भी हैं ये, यानी आतंकवाद पर पाकिस्तान के दांत हाथी की तरह, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। यकीनन पाकिस्तान के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और, क्योंकि पाकिस्तान के ऐसे अधर्म कांटे से पर्दा उठा जिसने पाकिस्तान की कट्टर सोच के तिलिस्म को फिर तोड़ दिया। सिंध से 5 हिंदू लड़कियों को अगवा किया गया, उनका जबरन धर्मांतरण कराया गया, लेकिन शरीफ हुकूमत की जुबान से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन कल तक जिस आवाम को पाकिस्तान के हुक्मरान उल्लू बनाते आए, आज वही आवाम हुक्मरानों की जहरीली सोच के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक चुकी है। बॉर्डर पार 10 मिनट में सुनील कैसे बनता है सलमान। 5 मिनट में पूनम कैसे बना दी जाती है पाकीज़ा। शहबाज के मुल्क में धर्म परिवर्तन के सेंटर पर कैमरा। 75 साल से नफरत का जो खेल पाकिस्तान खेल रहा है, उसका लेटेस्ट एपिसोड सिंध के इस नाम कोट में थार से रिलीज हुआ। यहां मेघवार समुदाय से ताल्लुक रखने वाली 5 हिंदू बेटियों को न सिर्फ अगवा किया गया, बल्कि जबरन उनका धर्म परिवर्तन भी किया गया। शरीफ हुकूमत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे इन जुल्मों से आवाम गुस्से में। सर जी, बात असल में ये है कि पाकिस्तानी माशरा इतना पैसों के चक्कर में इतना गिर गया हुआ है कि उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। पहली बात ये है कि ये जिन लोगों ने भी ये काम किया है वो अपने आप को मुसलमान कहें ही ना तो अच्छा है, क्योंकि हम खुद यहाँ पे जुल्म कर रहे हैं। ना कश्मीर के लिए कह सकते हैं, क्योंकि हम अब खुद यहाँ पे जुल्म कर रहे हैं। मैं अब इस पे आवाज़ उठाऊंगा ना, क्योंकि मुझे भी उतनी तकलीफ है, मेरे भी वो पाकिस्तानी भाई हैं। बिल्कुल मैं आवाज़ उठाऊंगा ना, मुझे कहेंगे आप क्यों आवाज़ उठा रहे हो, आप माइनॉरिटीज़ के लिए क्यों बात कर रहे हो। सिंध में जो हुआ वो इसकी बानगी भर है। पाकिस्तान अपने ऐसे ही कुकर्मों के लिए 75 साल से बदनाम है।
अल्लाह करे वो पकड़े जाए, उनका पूरा बंदोबस्त किया जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे वो हिंदू भी हमारे भाई हैं, सिख भी हमारे भाई हैं, उनके साथ पूरा तावन होना चाहिए, उनको पूरा प्रोटोकॉल देना चाहिए और जो जिसने किया उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए, पकड़ना चाहिए और उसके प्रोसीजर तक हाल ही उनको पकड़ के मार देना चाहिए, उसके पूरे प्रोसीजर तक पढ़ना चाहिए कि ये क्यों प्लानिंग की गई है, इसके पीछे हुआ जो भी हुआ है प्लानिंग के थ्रू, इसके पीछे किसका हाथ है, पूरा इसका प्रोटोकॉल होना चाहिए कि हर तहकीकात पूरी और आवाम के सामने आना चाहिए। और ये है वो भरचंडी शरीफ की दरगाह जहां हर साल पाकिस्तानी मौलवियों की जमात न जाने कितनी हिंदू बेटियों की अस्मत का सौदा करती है, उन्हें अगवा करती है, कलमा पढ़वाती है, मुसलमान बनाती है। पता नहीं इन लोगों ने कौन सा मजहब बना लिया। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। तो मुल्क की बदनामी कितनी बनती है, तकलीफ होती है आपको भी, मुझे भी। बहुत तकलीफ होती है, इंटरनेशनल तौर पर मुल्क की बेइज्जती होती है। अब माइनॉरिटीज का अत्याचार होगा तो भाई हम पे पहले टेररिस्ट के दाग लगते हैं, फिर दुनिया कहेगी कि वाकई ये करते हैं, इसी तरह बिल्कुल दाग लगते हैं हम पर। सिंध की ये दरगाह उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब यहाँ रिंकल कुमारी नाम की हिंदू महिला को जबरन मुसलमान बनाया गया था। इस दरगाह में एक मदरसा भी है जहाँ के मुहज्जमीन खुद कबूल करते हैं कि यहाँ हर साल 200 से ज्यादा हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है। धर्म परिवर्तन करने वाली ज्यादातर लड़कियां नाबालिग होती हैं जिन्हें अगवा कर डरा धमका कर मुसलमान बनने के लिए मजबूर किया जाता है। धर्म परिवर्तन पर नाबालिग लड़कियों का कई बार बुजुर्गों से निकाह कर दिया जाता है। इस हरकत पर अवाम का गुस्सा 7वें आसमान पर है। दुनिया में 2 कौमें होती हैं, एक गैरतमंद होती है, एक बगैरत होती है। पाकिस्तानी कौम बगैरत कौम है। जब हालात ऐसे होंगे, जब कौम ही अच्छी नहीं होगी, हमारी कौम ही अच्छी नहीं होगी, तो ये लाते जो मामूली बातें हैं। अभी तो हजारों लाखों कत्ल होंगे। इंडिया गैरतमंद है। आंकड़ों पर गौर करें तो 75 साल में 92% हिंदू पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान में 95% मंदिरों को नष्ट किया जा चुका है। 1990 के बाद से अल्पसंख्यकों के 428 पूजा स्थलों में से 408 को नष्ट कर दिया गया। इन जगहों पर समाधि, टॉयलेट, दुकानें और सरकारी ऑफिस बना दिए गए। वैसे सरहदें बंटने से इतिहास नहीं बदलता है, लेकिन पाकिस्तान न कभी इस बात को समझा और न ही समझने की कोशिश की। और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मई महीने की 4 तारीख और 11 मई को वोट डाले जाएंगे, मतदान होगा और नतीजे आएंगे 13 मई को। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। संजय त्रिपाठी मेरे वरिष्ठ सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। देखिए अपना थोड़ी देर में निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, ऑफिशियली वो इन चीजों को डिक्लेयर करेगा, लेकिन अभी जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी आ रही है उसमें ये तय हुआ है कि 2 चरणों में चुनाव किया जाएगा। 4 और 11 मई को चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय का, और इनकी जो काउंटिंग होगी वो 13 तारीख को होगी। मतलब जो मतगणना होगी, रिजल्ट जो आएगा वो 13 तारीख को आ जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य के 760 नगरीय निकाय चुनाव के अंतर्गत कुल 14,684 पदों पर चुनाव होने हैं, जिनमें 17 महापौर हैं। नगर निगम में जो महापौर के पद होते हैं, मेयर के पद होते हैं जी, वो 17 होंगे। 1420 पार्षद होंगे। नगर पालिका परिषदों के 100 अध्यक्ष हैं। तो 2 चरणों में चुनाव होंगे, जानकारी संजय त्रिपाठी दे रहे हैं। थोड़ी देर में चुनाव आयोग की ओर से भी औपचारिक ऐलान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर का रुख करें जो राजस्थान से आ रही है, जहां कांग्रेस की कलह थमती नजर नहीं आ रही है। फिर एक बार राजस्थान में गहलोत वर्सेस पायलट नजर आ रहा है। आज पायलट ने गहलोत सरकार पर सवाल खड़े किए। ताजा खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी ने गहलोत का बचाव किया है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश की तरफ से जारी बयान में कहा गया, गहलोत ने बड़ी संख्या में योजनाओं को लागू किया है। आशीष सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आशीष, एक बार फिर यहाँ गहलोत वर्सेस पायलट, लेकिन जो पार्टी है वो गहलोत के साथ नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जो सोर्सेस हमें जानकारी है उसके मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व को ये बात अच्छी नहीं लगी है। नाराजगी है कांग्रेस नेतृत्व में कि सचिन पायलट ने सीधे गहलोत सरकार पर हमला किया, जबकि कुछ महीनों बाद राज्य में चुनाव होने हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ कि पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर गुलाम नबी आजाद और अब सचिन पायलट का निशाना साधना कहीं ना कहीं पार्टी के उस मोमेंटम को नुकसान पहुंचा रहा था जो भारत जोड़ो यात्रा और अडानी मोदी मामले को लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस ने बिल्डअप किया। इस वजह से आज पार्टी ने बयान जारी करके गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पक्ष लेते हुए सचिन पायलट के बयान की एक तरफ से मुखालफत की है। लेकिन सचिन पायलट ऐसा कर किसके निर्देशों पर रहे हैं या किसकी सलाह पर कर रहे हैं, ये सवाल तो उठ रहा है सियासी गलियारों में।
देखिए, मैंने इसीलिए आपसे बोला कि ऐसा सोर्सेज से, टॉप लीडरशिप में कई नेताओं से हमें ये सेंस मिला है कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये जानबूझ करके किया गया है। हालांकि आप देखें स्टेटमेंट में बहुत केयरफुली आखिर में ये भी कहा गया है कि सामूहिक प्रयास के साथ चुनाव में जाएंगे, यानी आखिर में अभी भी कोशिश कर रही है कांग्रेस की दोनों के बीच में सामंजस्य किसी तरह बिठा लिया जाए। लेकिन कम से कम ये स्टेटमेंट पूरी तरह से दिखाता है कि लीडरशिप फर्मली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ खड़ी है और पार्टी नेतृत्व को सचिन पायलट के आज के बयान पसंद नहीं आए। जी, बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो कांग्रेस ने किया अशोक गहलोत का बचाव और ये भी साथ में साफ करने की कोशिश की है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव में पार्टी उतरेगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां के पुंछ में आतंकियों की घुसपैठ को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके दौरान एक घुसपैठिए का शव मिला है, जबकि 2 घुसपैठियों को सेना ने जिंदा पकड़ लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, देखिए यहाँ 3 घुसपैठिए थे, एक का शव मिला है, 2 को जिंदा सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया है। ये बड़ी कामयाबी। आतंकी भारत में तो आए लेकिन बच नहीं पाए। ये आपको दिख रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों को एक शव मिला है, जबकि 2 आतंकियों को जिंदा सेना ने पकड़ लिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ की ये तस्वीरें, सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया गया तो घुसपैठों को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया, यहां आतंकियों की घुसपैठ को। अजय बाचलू हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अजय, ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर, उन तस्वीरों के बारे में जरा बताएं। देखिए, ये बहुत बड़ी कामयाबी भारतीय सेना को मिली है। न केवल भारतीय सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया, बल्कि एक घुसपैठिए को एलओसी पर ही ढेर कर दिया, जबकि 2 घुसपैठियों को सर्च ऑपरेशन के बाद जिंदा पकड़ा गया है। तो ये एक बड़ी कामयाबी। और उसके बाद कामयाबी एक और कि इन दोनों घुसपैठियों के पास से करीब 17 किलो नार्कोटिक्स मिला है, यानी कि नशे का जो सामान है वो मिला है, जो संभवतः ये लोग जो है पाकिस्तान से भारत में लाने थे। और राजौरी और पुंछ का जो इलाका है, जो काफी संवेदनशील इलाका है, वहां पर यह नार्को टेरर की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ये 17 किलो का जो नार्कोटिक्स इनसे नशे की खेप जो इनसे मिली है, ये यहां वितरित करने वाले थे युवाओं के बीच, ताकि राजौरी और पुंछ के जो इलाके हैं वहां पर आतंक को बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ ही सेना ने यह भी दावा किया है कि एक बड़ी कोशिश थी, बहुत बड़ी कोशिश थी पाकिस्तान की इस इलाके के अमन और चैन को डिस्टर्ब करने की, यहां पर आतंक फैलाने की, जिसे सेना ने नाकाम किया। बता दूं, ये रविवार रात का, शनिवार और रविवार दरमियानी रात को एलओसी पर जो शाहपुर इलाका है पुंछ में, वहां पर जो सेना तैनात है, उन्होंने थोड़ी सी हलचल देखी एलओसी के पास। और थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद जब वो 3 लोग जो एलओसी से भारत में जो तारबंदी हुई है वहां तक पहुंचे, तो उनको चुनौती दी गई, फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद एक जो घुसपैठिया है वो तो वहीं ढेर हो गया, जबकि 2 बाकी घुसपैठिए जो है वो जंगल की तरफ भागे, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और भारतीय सेना को यह बड़ी सफलता मिली है उन दोनों घुसपैठियों। तो इन तस्वीरों में जो लोग नजर आ रहे हैं वो 3 घुसपैठी हैं, जिनमें से एक को मार गिराया गया और 2 को जिंदा पकड़ लिया गया है। तस्वीरें और पूरा जिस तरीके से ये ऑपरेशन हुआ उसको बयां कर रहे थे हमारे सहयोगी अजय बाचलू। तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जो दिखाती है कि सरहद पार से जो लगातार नापाक मंसूबे हैं किस तरह उन्हें अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते एक आतंकी को ढेर कर दिया गया, जबकि 2 घुसपैठियों को जिंदा पकड़ लिया गया। शनिवार रविवार दरमियानी रात की ये घटना है और तस्वीरें आप उस समय की ही अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।